हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि क्लास 7th में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। इससे पहले हमने एक और चैप्टर देखा था आपका, हमारे आसपास के बाजार, जिसमें आपने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बाजार पढ़े थे, है ना। जैसे जिसमें हमने साप्ताहिक बाजार पढ़ा था, आपके जो गले मोहल्ले में दुकान होती है उसके बारे में पढ़ा था हमने। इसके अलावा हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इनमें हमने अलग अलग जो विविधता पाई जाती है कि आपका जो साप्ताहिक बाजार होता है, जो आपके गली मोहल्ले की दुकान होती है, या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि बाजार में जो आपके पास जैसे सामान आ रहा है, वो किन किन चरणों से आपके पास होता है। बाजार में जो श्रेणियां होती हैं वो क्या होती है, बाजार श्रेणी क्या होती है। ठीक। इसके अलावा हमने देखा था कि कोई अगर इंसान सामान खरीद रहा है, मतलब अगर कोई साप्ताहिक में जा रहा है, साप्ताहिक बाजार से सामान ले रहा है, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान ले रहा है, तो वो किन कारणों से लेता है। तो इसमें हमने देखा था कि उसके आर्थिक कारण जो होते हैं वो काफी मायने रखते हैं, कि वही डिसाइड करता है कि आपको कहाँ से सामान लेना है ना। तो आज हम उसी चैप्टर का आगे एक नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उसी का थोड़ा कंटिन्यू है। ठीक है। बाजार में एक कमीज, तो एक कमीज का उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि अगर आप एक कमीज ले रहे हो, तो आप तो किसी एक दुकान से ले रहे होंगे एक कमीज, लेकिन आपको नहीं पता कि उस एक कमीज को बनने में पता नहीं कितने चरणों से वो कमीज गुजरी होगी। उसका जो एक धागा है, उसकी जो रुई है ना, उसको कहाँ पे बनाया गया है। तो काफी ज्यादा चरणों से वो एक कमीज गुजरती है। ऐसे कोई भी सामान हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल लिया है एक कमीज का। तो एक कमीज की कहानी बताई गई है। एक कमीज के माध्यम से वो आपको बताना चाह रहे हैं कि बाजार में कितनी ज्यादा विविधता पाई जाती है, कितने चरणों से होके सामान आपके पास आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बाजार में एक कमीज चैप्टर का नाम है आपका। तो इस अध्याय में हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। तो आपको पता है, कोई भी अगर आपको कपड़ा बनाना है तो उसको जो बेसिक मटेरियल चाहिए होता है वो क्या होता है, कपास या रुई होता है। तो इसके उत्पादन से वो कहानी स्टार्ट होगी और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। तो कमीज जहाँ पे उग रही है और ये कहाँ पे बिक रही है, तो इसके बीच जो ये पूरा प्रोसेस है, ये हमें समझना है इस चैप्टर में। तो आइए हम देखते हैं कि बाजारों की जो श्रृंखला होती है उसमें कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है। हमें यही देखना है कि क्या यहाँ पे सबको बराबर लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है ना। कुछ क्या पता ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और कुछ कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। तो यही पता लगाने का हम इस चैप्टर में प्रयत्न करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। तो कुरनूल एक जगह है, यहाँ पे कोई क्या है, कपास उगाने वाला एक किसान है ना। तो कौन है, स्वप्ना, जो कुरनूल कहाँ पे एक जगह है, आंध्र प्रदेश में, एक छोटी सी किसान है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे। डोडे मतलब जैसे कपास का पौधा है, तो उसके ऊपर एक ऐसा आता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम डोडे बोलते हैं। ये जब फूटता है तो इसी से क्या निकलता है, जब ये फूटेगा ऐसे, तो इससे जो निकलता है वो कपास होता है। ठीक। तो कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। तो जब उस वो चटक गए होंगे, डोडे चटक गए, उनमें से रुई निकल है, तो सपना क्या क्या कर रही है, रुई चुन रही है, रुई भरी है। एक साथ चटक नहीं खुलते, इसलिए कई रुई फसल इकट्ठा करने के लिए दिनों का समय लगता है। तो होता क्या है, जो भी डोडे होते हैं एक एक टाइम पे सारे नहीं चढ़कते हैं ना, एक टाइम पे सारे नहीं फूटते। तो इसलिए टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, एक आज चटका, एक कुछ दिन बाद चटका, एक कुछ दिन बाद चटका, तो ये पूरा प्रोसेस में जो रुई इकट्ठा करने में हमें क्या लग जाता है, समय लग जाता है। ठीक। आगे देखते हैं। तो रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर, कहाँ नहीं ले जा रही हो, कपास बाजार में नहीं ले जा रही हो, तो वहां से कहाँ ले जा रही है, एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। ठीक। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से क्या लिया था, खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था।
उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगा। देखो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है हमारा एक अनियमितता। जैसे उसको लेके कहाँ जाना चाहिए था, जो सपना थी, उसने अपना जो भी कपास बुना था, जो भी उसने अपना कपास बीना था अपने पौधों से, तो उसको तो अपने स्थानीय व्यापारी के पास नहीं ले जाना चाहिए था, उसको तो किसी बाजार में ले जाना चाहिए था, जहाँ पे जाके उसको थोड़ा अच्छा दाम दाम मिले। लेकिन वो किसके पास ले जाएगी, एक स्थानीय व्यापारी के पास, और वो भी उसी व्यापारी के पास जिससे उसने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा, है ना, ऋण लिया होगा। तो वो ऐसे व्यापारी के पास जा रही है जिससे उसने लोन लिया था। और लोन भी किस चीज के लिए लिया था, जैसे अपने खेत में बीज खाद कीटनाशक के लिए उसने 2500 का लोन लिया था। तो जब जो भी वो व्यापारी था उसने उसको लोन दिया होगा, तो उसने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि जब भी तुम ये जो सारी रुई है उसको बाजार में न बेचकर मेरे पास बेचोगे। बताओ, तो इससे उस जो लड़की है स्वप्ना, उसको क्या ही फायदा होगा, है ना। उसको तो बहुत कम दाम पे क्या हो रहा होगा, इस व्यापारी को बेचना पड़ रहा होगा, है ना। तो ज्यादा मुनाफा कौन कमाएगा, ये व्यापारी कमाएगा जो आगे चल के उस रुई को अधिक दाम में बेचेगा, है ना। इसमें आगे देखो, इसमें आगे लिखा है कि कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है। क्या, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक हो, ये कीटनाशक, है ना, ये सारी चीजें लगती हैं, तो इसके लिए पैसा भी लगता है। इसी वजह से उसने क्या करा था, लोन लिया था। तो इन पर किसानों को काफी व्यय मतलब खर्च करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी चीज उगानी है तो उसमें सिर्फ आपको बीज थोड़ा ना डालना है, उसमें आपको खाद उर्वरक बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ता है। जिस वजह से क्या होता है, जो किसान होता है उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करता है, किसी अन्य व्यापारी या किसी बड़े किसान या किसी साहूकार या किसी भी इंसान से क्या करता है, लोन लेता है या ऋण लेता है। तो व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। तो 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। तो उसकी जो टोटल रुई कितनी थी, 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से उसे 6000 रुपये की हुई। तो व्यापारी ने देते हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये तो काट लिए, और स्वप्ना को कितने दिए, 3000। अच्छा, उसने लोन कितना लिया था उससे, 2500 रुपये, और 500 उसने उसका ब्याज काट लिया। तो 3000 तो उसने उसके काट दिए किस चीज के, जो भी उसने उससे लोन लिया था, और बाकी उसको 3000 दे दिए। स्वप्ना पे पास अब कितने बचे, केवल 3000 रुपये, और टोटल उसने बेची कितनी थी, 6000 रुपये की। ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत क्या हुई कि स्वप्ना को केवल 3000 रुपये प्राप्त हुए। तो व्यापारी बोलता है रुई बहुत सस्ती बिक रही है बाजार में, रुई बहुत रुई आ गई। तो उसको एक दिलासा दे रहा है कि मैं तुम्हें तुमसे खरीद रहा हूँ, यही बड़ी बात है ना। झूठ मूठ का दिलासा दे रहा है कि रुई में बाजार में बहुत सारी रुई आ गई है और बहुत सस्ती बिक रही है, तो तुम भी मेरे को सस्ते में दो। तो स्वप्ना बोलती है, इस रुई को उगाने में मैंने 4-5 महीने जी तोड़ मेहनत करी, ठीक है, और आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर जो बेहतर कीमत थी उसको मिलने की उम्मीद थी। तो सपना चाह रही थी कि मेरी रुई इस बार बहुत बढ़िया हुई है, और बेचारी ने मेहनत करी थी 4-5 महीने, लेकिन उसको जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे को इतना इसका आमदनी मिलेगी, लेकिन उससे उसको बहुत कम दिया गया उस व्यापारी द्वारा। ठीक, उसमें आगे देखते हैं। तो व्यापारी कहता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे, है ना। वो बोल रहा है मैं इतना भी दे रहा हूँ, मैं और तो इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा। तो उसको सीधा सीधा बोलता है कि आप कहीं और जाके पता लगा सकते हो कि कितना रेट चल रहा है। स्वप्ना बोलती है, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कुछ महीनों का गुजारा चल सके। तो वो एक निराशा भरी आवाज में बोलता है, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो वो अगली बार जो उससे पैसे मांगनी जाएगी तो वो भी नहीं देगा, है ना। तो इस वजह से वो क्या करती है, झूठ बोल देती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस उम्मीद कर रही थी कि इस बार मुझे अच्छा कीमत मिले। यद्यपि क्या होता है, स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, है ना, 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी। लेकिन उसने क्या दिया था, 1500 का रेट दिया था उसको, मतलब 300 रुपये का यहाँ पे उसने मुनाफा मार लिया उसका, है ना। लेकिन वह आगे बहस नहीं करती है। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी में
बच्चों की फीस की बात हो, फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों के पास कोई काम नहीं आता, तो उस टाइम पे ये जो व्यापारी होते हैं वो इन लोगों को काम देते हैं, है ना। तो उनकी कोई आय भी नहीं होती उस समय, केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। तो कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा ली थी। तो एक तरीके से वो जो उगा रही है, कपास उगा रही है ना, और एक कोई बंदा है जो मजदूरी कर रहा है। ये स्वप्ना है जो अपना कपास की खेती कर रही है, और एक कोई दूसरा है जो मजदूरी कर रहा है। लेकिन इसने इतनी मेहनत करी, है ना, सारी जो भी इसने कपास वगैरह उगाया, तो इसकी आय ये जो डेली मजदूरी कर रहा है इससे जरा सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो वो सोच रही है कि जब इतनी मेहनत करी मैंने, तो इससे बढ़िया तो मैं मजदूरी ही कर लेती, उसी में कमा लेती थोड़ा, है ना। तो उसको लगा कि ये क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है कि कपास उगाओ, फिर उस हिसाब से आपको रेट भी नहीं मिलते, है ना, मार्केट के हिसाब से आपको रेट भी नहीं मिल रहे। ठीक, तो यहाँ तक हमने कहानी सोची कि सपना स्वप्ना जो थी वो कपास उगाती है और उसको किसी बड़े व्यापारी के पास आगे पहुंचा देती है। अब स्वप्ना को नहीं पता कि वो व्यापारी उसको कहाँ बेचेगा, क्या बेचेगा, है ना। तो हमने सिर्फ अभी ये देखा कि जो उत्पादन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो मुनाफा कमा रहा है नहीं कमा रहा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो सपना है जो कपास को उगा रही है, वो मुनाफा तो नहीं कमा रही है। अब ये जो आने वाला व्यापारी जिसको उन्होंने बेचा, क्या पता वो मुनाफा कमाए आगे। देखते हैं इसके बाद अगला। ठीक, फिलहाल आप इतना रिवाइज करेंगे इसको, जितना अभी हमने करा इसको रिवाइज करो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। अब एक दूसरा उन्होंने उदाहरण दे रखा है, झरोड़ का कपड़ा बाजार, है ना। तमिलनाडु में एक जगह है झरोड़, तो वहां पे देखते हैं कपड़ा बाजार है। देखो, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला झरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। तो बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदने हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारियों में भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। यहाँ का करते हो, क्या करते हैं, जरोड़ एक क्या है, कपड़ा बाजार है, और संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजारों में कपड़ा बेचा जाता है, सिर्फ कपड़ा बेचा जाता है। उस कपड़े से आगे वो क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, जैसे कोई कमीज बनाएगा, कोई पैंट बनाएगा, कोई साड़ी बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से कपड़ा बेचा जाता है। तो आसपास के जो गांव में बुनकर होते हैं जो उस रुई से कपड़ा बनाते हैं, वो भी इस बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, है ना। तो काफी व्यापारियों में यहाँ पे क्या है, होड़ लगी रहती है कपड़ा बेचने के लिए। तो बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे, बाजार के दिनों में आपको वो बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। वे व्यापारी देश के विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों के उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है और कितना करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित अभी उदाहरण देखेंगे कि कैसे ये कार्य किया जाता है। देखते हैं, इसमें उदाहरण से समझेंगे हम। ये देखो, फैक्ट्री देख रही हैं आप, तो ये घरों में भी, फैक्ट्रियों में, ठीक है, कहीं पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखो, पहला देखो, पहला ये उदाहरण, पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला है। इसमें देखते हैं हम, देखो, बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं। तो बाजार में किसी दुकान है और उनको ऑर्डर मिलते रहते हैं। ये क्या करते हैं, अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। ठीक, दूसरा ये वाली जो दुकान है ऊपर, ठीक, ये वाली दुकान है दूसरी वाली। इसमें देखो, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के लिए, करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम, है ना, बिजली से चलने वाले
करघे होते हैं उनको पावर लूम कहते हैं, को देख सकते हैं आप इसमें। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में से 2 से लेकर 8 करघे होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, ये मशीन दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड वाली पिक्चर में। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं। ठीक, फिर बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों में कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई के अधिकतर ऐसी इकाइयों में से 2 से लेकर 8 करघे होते हैं, ठीक, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ हो गई, तौलिए, शर्टिंग हो गई, औरतों की जो पोशाकें होती हैं, चादरें होती हैं, ये सब इन करघों में बनाई जाती हैं। फिर तीसरे में देखो, बुनकर जो तैयार किए हुए कपड़ों को शहर के व्यापारियों के पास लाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारियों के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें देता है। तो कोई भी उनको सूद मतलब एक खाली रुई दे दिए, है ना, उससे वो क्या करते हैं, तैयार कपड़े करते हैं जिस हिसाब से कि उन्हें ऑर्डर मिला होगा, फिर वो तैयार करके व्यापारी को उनको वापस कर देते हैं। ठीक, तीसरा हम देखते हैं दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ठीक, तो इस व्यवस्था में देखते हैं क्या है। तो दादन व्यवस्था देखते हैं क्या है। दादन व्यवस्था, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। ठीक, यहाँ पे काम का बंटवारा हो रहा है, व्यापारी आपस में काम बांट रहे हैं। तो जो बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, है ना, जो व्यापारी है वो सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं उनको। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा लगाना नहीं पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना और कितना बनाना। सपोज आपने रॉ मटेरियल दिया किसी बुनकर को और बोला कि मुझे इस प्रकार का कपड़ा तैयार करके देना, तो आपने उसको रॉ मटेरियल दे दिया और बुनकर उसको तैयार करके फिर क्या करेगा, आपको वापस वो कपड़ा बना के दे देगा। ठीक, तो कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं कि वो किसके लिए कपड़ा बना रहे। तो ये जो इंसान इन बुनकरों को कपड़ा दे रहा है, कपड़ा बोले तो रॉ मटेरियल दे रहा है एक तरीके से, वो रेट यही बंदा फिक्स करेगा, है ना, यही बताएगा कि किस रेट पे तुम्हें ये बनाना है। और ये जो बना रहा है उसको, उसके उस पर तो कोई हक भी नहीं है जानने का कि किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है। बस उसको बोला गया है तो कपड़ा बना, और कपड़ा बनाने के बाद मुझे दे, है ना। तो सारा जो हक है उसमें इसका वर्चस्व ज्यादा रहता है, जो आपका व्यापारी रहता है इसमें। ठीक, तो उसको कोई हक नहीं रहता है कि वही ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। ठीक, किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पे आगे बेचा जाएगा, इसकी भी उनको कोई मतलब कोई नॉलेज नहीं देता, है ना। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेच देते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो व्यापारी होते हैं, उन जो मार्केट होता है उनके हित में ज्यादा काम करता है। जो काम कर रहे हैं, बुनकर हैं, जो आप स्वप्ना थी जो रुई उगा रही थी, उसके हक में नहीं गया, बुनकरों के हक में नहीं जा रहा है। जो ये व्यापारी हैं जो इधर से उधर कर रहे हैं सामान, इनके हित में व्यापार अधिक होता है। ठीक, बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर जो करघे होते हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं वो खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य ही लगभग 20,000 का है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे लेने के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। तो इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे जो वयस्क सदस्य होते हैं, एक दिन में लगभग 12-12 काम उनको घंटा करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। तो सोचो आप, दिन के 12 घंटे कोई काम कर रहा है और महीने में सिर्फ 3500 बना रहा है, तो कितना ही लाभ उसको हो रहा होगा। लाभ क्या है, ना के बराबर मिल रहा है उसको, है ना। दिन के 12 घंटे काम करने पे उसको सिर्फ 3500 का ही लाभ हो रहा है, और वो भी कितने का, दिन का नहीं, पूरे महीने की बात हो रही है। ठीक, तो लाभ उसको क्या हो रहा है, लगभग ना के बराबर हो रहा है। ठीक, व्यापारी और बुनकर
के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। तो इम्पोर्टेंट है, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था जिसको पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, ये इसी का एक उदाहरण जो आपने पढ़ा अभी, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो भारत में ऐसे अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। तो दादन व्यवस्था क्या है? जहाँ पे व्यापारी आपको कच्चा माल, किसी बुनकर को कच्चा माल दे रहा होगा और वो बुनकर उस कच्चे माल को तैयार करके वापस किसको दे रहा होगा? व्यापारी को दे रहा है। तो इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं या पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। तो आज भी बहुत सारे शहरों में क्या है, ये व्यवस्था आपकी प्रचलित है। ठीक है, उसको फटाफट रिवाइज करेंगे आप लोग। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे फटाफट। ठीक है, तो रिवाइज कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं इसमें। तो दादन व्यवस्था समझ आए आपको? ठीक है, तो दादन व्यवस्था समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखे हैं। हमने देखा कि जो दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियों सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारियों से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों के उचित मूल्य प्राप्त होते हैं। तो जो सहकारी संस्थाएं, वहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो व्यापारी उनसे उनको कम पैसे में देकर बहुत सारा लाभ कमाता था, वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। ठीक। इसके अलावा कभी कभी जो सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदता है, ठीक है, और उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरमूल बुनकरों की सहकारी संस्था को कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद तक कोऑपरेटिव नाम दुकानों के माध्यम से बेचती है। तो क्या होता है, सरकार क्या करती है? जो भी ये सहकारी संस्थाएं हैं जो मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है, जो कपड़ा बना रही हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार इनसे क्या करेगी? जो भी कपड़ा बन के तैयार होगा, या इनको क्या करेगी? ऑर्डर देगी। जैसे स्कूल की ड्रेस बनानी हो या और भी चीज हो, ऑर्डर बनाने का इनको ठीक है, ऑर्डर बनाने के लिए देगी और बाद में ये सरकार को ऑर्डर बना के देंगे और उचित उनको दाम भी मिलते हैं। तो जो काम व्यापारी करता था अभी तक, कि इनको कच्चा माल दिया, फिर कच्चा माल से बोला कि ये कपड़ा बनाना है, और जब वो कपड़ा बना के तो इनको देते थे, ठीक है, ये जो बुनकर होते हैं, जो भी व्यापारी है उसको कच्चा माल तैयार करके देते थे, तो उसके बदले में उनको बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते थे। लेकिन अब सरकार क्या होती है, उनको उचित पैसा देती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, यहाँ पे जो बुनकरों को हो काफी सही लाभ मिल जाता है। ठीक है, काफी सही लाभ मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैसे आपस में क्या कर रहे हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिलाएं मजदूर जो है बटन टॉक कर रही हैं, बटन लगा रही हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझा अभी तक कि ये चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ कि स्वप्ना एक जो मजदूरी क्या थी, जो कपास उगा रही थी, क्या कर रही थी, जो कपास उगा रही थी, ठीक है, वो कपास जो उसने उगाया, ठीक, उसने वो क्या करा, किसी जिससे उसने, एक व्यापारी था जिससे उसने लोन लिया था, उसी को बेच दिया, जिसके बदले में स्वप्ना को नाम मात्र का क्या हुआ? लाभ हुआ। फिर उस व्यापारी ने उसको कहीं और बेच दिया होगा, है ना।
व्यापारी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सूद के रूप में कपड़ा बाजार में बेच देते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कपड़ा तैयार करना है, कच्चा माल एक तरीके से उनको दे देते हैं, है ना। फिर इसमें मेनली हमने देखा अभी तक कि व्यापारी को ज्यादा फायदा हो रहा है, ना बुनकरों को फायदा हुआ, ना जिसने आपका जो वो तैयार किया था, जिसने कपास उगाया था, उसको फायदा हुआ, उसको भी कोई फायदा नहीं हुआ इसमें। ठीक। फिर हमने ये देखा था इसमें कि किस किस तरीके से लोग काम करते हैं। कोई घरों में दुकान चला के रह रहा है, किसी ने अपने घर में एक छोटी सी फैक्ट्री खोल रखी है। तो इस तरीके से बुनकर आपस में काम करते हैं। ठीक। फिर हमने दादन व्यवस्था समझी थी कि दादन व्यवस्था क्या होती है, जिसमें कोई व्यापारी किसी बुनकर के पास कच्चा माल लेके आता है और उसको कहता है कि आप इससे जो भी उसको रिक्वायर्ड कपड़ा होगा उससे तैयार करने के लिए बोलता है, और बदले में उसको पैसे देता है। तो ये व्यवस्था हमारी दादन व्यवस्था थी। और दादन व्यवस्था जो फायदेमंद है वो ज्यादातर व्यापारियों के लिए होती थी, और जो बुनकर हमारे बुनकर हैं उनके लिए वो उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल या लाभदायक नहीं होती थी। ठीक। इसके बाद हमने देखा बुनकर की सहकारी संस्थाएं, जिसमें हमने देखा कि जो सरकार है यहाँ पे हस्तक्षेप कर देती है, और व्यापारी जो है वो एक तरह से उनका जो वर्चस्व था यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो व्यापारी एक तरह से हट गए इस संस्था में, और सरकार डायरेक्ट क्या होती थी, इन संस्थाओं से कपड़ा बनाने का ऑर्डर ले लिया इनको, या डायरेक्ट इनसे कपड़े खरीद लिए, तो इससे इनको काफी मदद मिलती। ठीक है। तो इतना हमने इसको अभी तक पढ़ा है, को आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा एक कमीज की कहानी हम पढ़ रहे थे, तो इससे आगे हम इसमें कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।